नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। सही बात है। अक्सर लोग क्या होते हैं कि जो उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं वो अपने आप को कोसने लगते हैं। चलो ठीक है, आपको सुविधा नहीं मिली बचपन से तो वो आपकी गलती नहीं हुई थी। अगर कोई इंसान गरीब परिवार में, गरीब फैमिली में पैदा होता है तो वो उसकी गलती नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भर उस चीज़ को लेकर वो बैठा रहेगा तो ये सबसे बड़ी गलती है उसके जीवन की। क्योंकि वो अपनी लाइफ को सुधार सकता है, अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सकता है। तो गरीब पैदा होना कोई बड़ी गलती नहीं है, लेकिन आप अगर उसी बात को लेकर बैठे हो और जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे हो तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। इसलिए आप विश्वास करो अपने ऊपर, और आपके जो स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, इस मजबूत एरिया हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ हैं उन पर काम कीजिए, ना कि जो कमजोरियां हैं उन्हें लेकर आप बैठे रहोगे। आज हम जिस आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे हम अनुसूचित जनजाति आयोग या शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन के नाम से जानते हैं। इस कमीशन का गठन हुआ था 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। यह कमीशन बनकर तैयार हुआ था 19 फरवरी 2004 को। इस आयोग को हम पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जानते थे, जो 1978 में बना था। इस आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो वो है न्यू दिल्ली में। इस आयोग के लिए एक मिनिस्ट्री वर्क करती है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इस आयोग के मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा हैं। इस आयोग में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर होते हैं। अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो है नंद कुमार साई, वाइस चेयरमैन है अनुसुईया उइके। उसके अलावा एक मेंबर हैं बारी कृष्णा डामर और दूसरे मेंबर हैं हर्षद भाई चुन्नीलाल वसावा। थर्ड मेंबर जो हैं वो उनका नाम आप चेक कर लीजिएगा, इसमें तो नहीं दिया है अभी। अगर हम हिस्ट्री देखें, हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि 89 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 में इस आयोग को जोड़ा गया था। इसके पहले ये आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाता था, जिसको 2003 में अलग अलग कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय आयोग बनकर तैयार होते हैं 2, जिसमें एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। इस आयोग के पहले चेयरपर्सन या चेयरमैन कौन थे? कुंवर सिंह थे 2004 में। सेकंड चेयरपर्सन थे उर्मिला सिंह 2007 में। थर्ड चेयरपर्सन थे रामेश्वर ओरान, 2010 में बने थे ये। वर्तमान में अभी इसके चेयरमैन हैं नंद कुमार साई, ये 2013 में बने थे। अगर हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो कंपोजिशन में लिखा है कि एक चेयरमैन या चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन होना चाहिए। उसके अलावा 3 सदस्य होने चाहिए, जिसमें एक फीमेल का होना अनिवार्य है। अगर हम इनकी अवधि की बात करते हैं, इनकी समय अवधि क्या होती है कार्य करने की, तो जो दिया है वो है 3 ईयर। जब आप कार्य करते हैं, जब आप चार्ज ले लेते हैं, तब से आप 3 ईयर तक के लिए इसके मेंबर या चेयरमैन बनकर रहते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं, तो पहला कार्य है इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करना, मतलब कि जांच और निगरानी करना कि जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके कानूनी सुरक्षा और अधिकार हैं उनका कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा। इसके बाद है कंप्लेंट। कंप्लेंट किस टाइप की? कंप्लेंट उनके राइट्स की, जो अधिकार दिए गए हैं और सुरक्षा दी गई है, कहीं उनकी कंप्लेंट आती है तो ये आयोग उस कंप्लेंट को रिपोर्ट तैयार करता है। इसके बाद में दिया है कि प्लानिंग वगैरह जो होती है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग करते हैं ये। किनके लिए? अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं उनके लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्लानिंग करते हैं। उसके बाद एनुअल रिपोर्ट तैयार करते हैं, या फिर किसी भी टाइम, जिस टाइम प्रेसिडेंट रिपोर्ट मांगते हैं उस टाइम ये रिपोर्ट तैयार करके ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट को देते हैं। इसके अलावा ये आयोग जो है अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए रिकमेंडेशन देते हैं कि आपको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इस तरह से आपकी सुरक्षा हो सकती है और आपके सुरक्षा
कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और सुझाव देते हैं। यही बात फिर से रिपीट होती कि इनका मेन फंक्शन होता है सामाजिक आर्थिक विकास, सुरक्षा करना और कल्याण के लिए कार्य करना। जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं उनके लिए पार्लियामेंट में इसकी भी एक रिपोर्ट तैयार करके एक रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास, और वहीं रिपोर्ट या तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में संसद में देते हैं या ये लोग भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके पार्लियामेंट में दे सकते हैं। लिस्ट ऑफ चेयरपर्सन्स दी हुई है, जितने भी चेयरमैन अभी तक बने हैं उनके नाम दिए हैं। तो पहली बार जो चेयरमैन बने थे वो थे कुंवर सिंह टेकम, उसके बाद उर्मिला सिंह, उसके बाद रामेश्वर ओरैन, उसके बाद थे नंद किशोर साईं। वर्तमान में नंद किशोर साईं चेयरपर्सन हैं इसके। इस तरह से हमने देख लिया है कि विकिपीडिया में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। अभी तक हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो हमने पढ़ ली है। अब इसके आगे हम इस आयोग को समझने के लिए थोड़ा और प्रयास करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की गणना की गई है। इसका उल्लेख किया गया है। 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनकर तैयार होता है। इस आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? प्रोटेक्शन, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, सुरक्षा, कल्याण और विकास। ये आयोग अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, कल्याण के लिए कार्य करता है और विकास की बातें करता है। ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह से उनकी सुरक्षा की जा सकती है, उनके लिए क्या कल्याण और किए जा सकते हैं। रिकमेंडेशन देता है राष्ट्रपति के लिए, रिकमेंडेशन देता है राज्यपाल के लिए। सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह ये जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए सुरक्षा, कल्याण और विकास की बात करता है। इस आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इस आयोग के जो पहले चेयरमैन थे वो थे कुंवर सिंह टेकम। 2004 को इनकी नियुक्ति हुई थी। इसके बाद में जो प्रेजेंट में चेयरमैन है वो है नंद कुमार साईं। ये आयोग किस तरह की बॉडी है? तो ये आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। ये निकाय जो बना है संवैधानिक निकाय, ये 2004 से फॉर्म्ड है। इसके पहले जब अपन 1978 की बात करते हैं तो उस टाइम पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग था, जो कि एक गैर सांविधिक निकाय था। एवोल्यूशन ऑफ कमीशन की बात करते हैं। ये जो संवैधानिक निकाय है, ये जो आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, हम इसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसमें डिप्रेस्ड क्लास के बारे में जानकारी मिलती है। पहली बार डिप्रेस्ड क्लास के बारे में वर्णन किया गया था। उस अधिनियम में बताया गया था कि किस तरह से जो डिप्रेस्ड क्लास है उनका विकास होगा, उनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्योंकि आज़ादी के पहले जो भी ST SC के लोग थे उनके लिए सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, काफ़ी उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एजुकेशन में प्रॉब्लम थी, मंदिरों में जाने नहीं मिलता था, छुआछूत का एक बहुत बड़ा व्यापक बीमारी फैली हुई थी देश में। तो उस टाइम भारत सरकार अधिनियम 1935 में इनकी सुरक्षा और इनके सहयोग के लिए कार्य किया। इसके बाद में 1978 में बहुसदस्यीय आयोग आया। 1978 के पहले क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ऑर्डर 1950 में आया था। उसमें भी ST SC के बारे में एक एक्ट पारित किया गया था जो कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। उसमें ये बताया गया था किस तरह से जो डिप्रेस्ड क्लास है उनके लिए कार्य करना चाहिए। संविधान के बनने के बाद में पूरे देश में एक स्पेशल ऑफिसर रखा गया था जो कि डिप्रेस्ड क्लास के लिए काम करेगा, उनके विकास की बात करेगा, उनके कल्याण की बात करेगा और उनकी सुरक्षा की बात करेगा। लेकिन इतने बड़े देश में बहुत सारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग थे, तो पूरे देश में सभी को देख पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, संभव नहीं था। इतने बड़े देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग थे उनको देख पाना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी।
इसलिए 1978 में मल्टी मेंबर कमीशन आई, बहुसदस्यीय आयोग आता है। ये आयोग क्या था? गैर संवैधानिक निकाय था। इस बहुसदस्यीय आयोग में भोला पासवान शास्त्री चेयरमैन के रूप में थे। उनके अलावा 4 सदस्य थे। इस तरह से ये मल्टी मेंबर कमीशन बॉडी बनकर तैयार होती है। इसके बाद में 1987 में एक रेजोल्यूशन आता है, मॉडिफिकेशन होता है, फंक्शंस का मॉडिफिकेशन होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे थे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, वो एक रेवोल्यूशन के थ्रू बहुसदस्यीय आयोग था जो मल्टी मेंबर कमीशन था, उसका नाम बदल देता है और उसके साथ में इनका मिलाप हो जाता है। तो ये एक आयोग बनकर निकलता है जिसका नाम था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग। इस आयोग के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कार्य थे वो बट गए थे, लेकिन अभी भी क्या एक ही आयोग था, एक ही कमीशन था जो विकास, कल्याण और सुरक्षा की बात कर रहा था। इस तरह से 1987 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग बनकर तैयार होता है, जिसमें अभी भी एक स्पेशल ऑफिसर हुआ करता था जो पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कार्य कर रहा था, उनके विकास, कल्याण और सुरक्षा की बात कर रहा था। लेकिन इतने बड़े देश में अभी भी संभाल पाना, कार्य बट गए थे लेकिन लोगों को संभाल पाना, देख पाना संभव नहीं था। तो जो मल्टी मेंबर कमीशन थी ये किसके? एक सिंगल ऑफिसर के नीचे काम कर रहे थे। जो मल्टी मेंबर कमीशन थी ये इनके अंडर में काम कर रहे थे, लेकिन अभी भी इनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था कि किस तरह से पूरे देश के लोगों को देखेंगे। तो इसके बाद में ST/SC एक्ट 1989 आता है। ST/SC एक्ट 1989 के बाद में 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में आता है, जिसमें एक सिंगल ऑफिसर की पदवी समाप्त कर दी जाती है। जिसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाई लेवल मल्टी मेंबर कमीशन की स्थापना की जाती है। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए बोला गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात रखी गई, जो कि मल्टी मेंबर कमीशन जो पहले हुआ करती थी सेम उसी फॉर्म को फॉलो करने के लिए बोला गया। तो जब ये सिंगल स्पेसिफिक ऑफिसर जो था उसकी पदवी समाप्त कर दी गई और मल्टी मेंबर कमीशन को फॉलो करते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई, तो 1992 में फर्स्ट चेयरमैन एस एच रामाधन बनते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के। चूँकि भौतिक एवं सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो ST और SC मतलब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनमें भौतिक एवं सांस्कृतिक डिफरेंस देखा जा सकता है। तो इसके साथ जो 1999 तक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट था, उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रख दिया गया, जो केवल वेलफेयर और डेवलपमेंट की बात करता था शेड्यूल ट्राइब के बारे में। इस तरह से 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आता है और वो कल्याण और विकास की बात करता है अनुसूचित जनजाति के लोगों के बारे में। इसके बाद 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 89 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आता है, जिसके तहत आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A में दोनों ही आयोग बनाए जाते हैं। 2 आयोग बनाए जाते हैं। जो पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग था, उसमें ST और SC वालों के आयोग अलग कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आता है, जिसमें आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A में दोनों ही आयोग अलग कर दिए जाते हैं, जो कि पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से एक साथ काम कर रहे थे। अब 2003 में 89
संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए अलग अलग आयोग बना दिए जाते हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग नाम से कार्य करते हैं। 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में एक फीमेल होती है। इन सभी का अपॉइंटमेंट, टेन्योर और रिमूवल, मतलब कि इन सभी की नियुक्ति और इन सभी का कार्यकाल और इन सभी को कैसे हटाया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति ये डिसाइड करते हैं कि जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और जो अदर सदस्य हैं, 3 सदस्य और हैं, उनकी नियुक्ति, उनका कार्यकाल और उनको कैसे हटाया जाएगा, वो प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस तरह से कार्य करता है। तो इनका पहला कार्य है इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटर करना। जो भी संवैधानिक कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए, उनके लिए वो जांच करता है, निगरानी करता है। अगर उनका उल्लंघन होता है तो वो उसके लिए कार्यरत रहेगा। इसके बाद में अगर उनके अधिकार सुरक्षा की हानि होती है तो वो उसकी शिकायतें दर्ज जो उनके कार्यालय में होंगी उसके लिए वो इंक्वायरी बैठा लेगा, उनके लिए कार्य करेगा। इसके बाद में सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। आयोग हमेशा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, लोगों तक पहुंचाएगा। अगर उनको सामाजिक आर्थिक विकास नहीं मिल रहा है तो वो उसके लिए भी कार्य करेगा। इसके बाद में ये जो तीनों कार्य हैं इसके, इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटर करना, कंप्लेंट, स्पेसिफिक कंप्लेंट जो आती हैं उनके लिए इंक्वायरी बैठाना और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो भी इनकी रिकमेंडेशन होती हैं उनकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रेसिडेंट को देगा या फिर किसी भी स्टेट के गवर्नर को। तो ये रिपोर्ट डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट को भेजता है। इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है रिकमेंडेशन। ये आयोग उनके प्रोटेक्शन, वेलफेयर और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिकमेंडेशन देता है। प्रेसिडेंट को देगा, पार्लियामेंट में देगा और गवर्नर को देगा कि उनकी सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, जिससे अनुसूचित जाति के लोग डेवलपमेंट हो सके उनका और आगे बढ़ सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपोर्ट में जो आयोग है वो क्या क्या और किस तरह से कार्य करता है। तो आयोग एनुअल रिपोर्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट को देता है। ये रिपोर्ट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कभी भी मंगा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एनुअल रिपोर्ट ही आए, लेकिन जो आयोग है वो हमेशा एनुअल रिपोर्ट भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट चाहें तो पहले भी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोल सकते हैं। ये रिपोर्ट जाएगी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट के सबमिट करते हैं। तो इसके बाद में एक रिपोर्ट में एक मेमोरेंडम आता है। रिपोर्ट्स के लिए एक मेमोरेंडम आता है पार्लियामेंट में, क्योंकि पार्लियामेंट अगर जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उन्हें नहीं मानता है तो उसके लिए एक रीज़न देना पड़ेगा, एक सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा। आयोग के पास जाएगा वो, जिससे आयोग उस रीज़न के अकॉर्डिंग जो अपना रिकमेंडेशन दिया था उसको शांत कर सके कि हाँ ये शायद अभी सही नहीं है, आगे आने वाले टाइम में इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो इस तरह से रिपोर्ट प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट तक पहुंचती है। ये रिपोर्ट राज्यपाल तक भी जाती है। राज्यपाल तक कौन भेज सकता है? राष्ट्रपति डायरेक्ट भेज सकते हैं। फिर राज्यपाल अपने स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, राज्य विधायिका होती है, वहाँ पर वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं और उनसे कंसल्ट करते हैं। तो इस तरह से रिपोर्ट्स तैयार की जाती है और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट और राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर तक पहुँचती है। इस रिपोर्ट्स में होता क्या है? इस रिपोर्ट्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है, प्रोटेक्शन की बात होती है, वेलफेयर की बात होती है। अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट चाहे और उनके यहाँ अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं
उनके बीच में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए कंसल्ट करना है, तो वो इस आयोग से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें पॉलिसी मैटर्स के बारे में भी चीज़ें हो सकती हैं और उनके कल्याण के बारे में भी बातें हो सकती हैं। यहाँ इस तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कमीशन के पास जाकर एक सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर हम पावर्स की बात करें तो आयोग के पास, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास में कुछ पावर्स हैं। वो खुद प्रोसीड कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। उसके पास ये शक्ति होती है कि वो भी किसी डेवलपमेंट के लिए किसी स्टेट में जाकर सेंट्रल या स्टेट में जाकर एक प्रोसीजर फॉलो कर सकता है उनके इंफॉर्मेशन के लिए, या जो भी उनके मुकदमे आते हैं उनके लिए। आयोग के पास इतनी शक्ति होती है कि वह सिविल कोर्ट के भांति जो कंप्लेंट मिलती है उनकी इंक्वायरी कर सकता है किसी भी मैटर पर, चाहे वो राज्य की हो या फिर देश की हो। स्टेट और सेंट्रल में अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसकी इंक्वायरी या उसका इन्वेस्टिगेशन सिविल कोर्ट की भांति कर सकता है। आयोग किसी भी रिपोर्ट के लिए सुनवाई कर सकता है, या उसे ख़त्म कर सकता है, या उसके लिए एग्ज़ामिन कर सकता है। आयोग के पास अगर कोई कंप्लेन आती है तो वो डॉक्यूमेंट भी ले सकता है, किसी से डॉक्यूमेंट मंगा सकता है जिस फील्ड की वो शिकायत होगी, उसके लिए प्रोसीजर बैठा सकता है, उसकी डिस्कवरी कर सकता है। अगर कोई एविडेंस है उसके लिए एफिडेविट भी करा सकता है। उसके पास रिकॉर्ड रखने की भी पावर होती है। वो किसी भी पब्लिक या फिर किसी ऑफिस से रिपोर्ट लेकर उसका रिकॉर्ड रख सकता है, और वो भी किसी विटनेस या फिर किसी डॉक्यूमेंट के लिए एग्जामिन भी कर सकता है। इस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग समाप्त होता है। इसमें हमने पावर्स को देख लिया है, शक्तियाँ देख ली हैं, उनकी रिपोर्ट्स किस तरह से तैयार होती हैं वो देख लिया है, शुरुआत कैसे हुई थी और यह किस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आई है ये भी हमने देख लिया है। अभी तक हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, पर ऑफिशियल साइट पर एक बार नज़र डालना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। इंट्रोडक्शन में दिया है कि 89th अमेंडमेंट जो हुई थी 2003 में जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके तहत 19 फरवरी 2004 को इस आयोग की स्थापना की गई थी। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जो दिया है उसमें एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो अदर मेंबर हैं उनके कार्यकाल के बारे में बोला है कि 3 साल तक रहता है, लेकिन ये कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि ये कितने साल का रहेगा। इसके बाद अगले पैराग्राफ में 2004 में जो भी कमीशन बनी थी, कमीशन में मेंबर थे, उनके बारे में दिया है कि कौन कौन उस कमीशन के में कार्य कर रहा था। कौन चेयरमैन था? श्री कुमार सिंह फर्स्ट चेयरमैन बने थे। वाइस चेयरमैन कौन था? ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है इस पैराग्राफ में। इसके बाद जो पैराग्राफ है उसके बाद जो अगला कार्यकाल आया था 2007 में, पहला कार्यकाल ख़त्म होने के बाद में, उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कौन थे उसकी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद फिर तीसरा कार्यकाल आया था, उसमें कौन चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन कौन था, उसके बारे में दिया हुआ है। और अगले पैराग्राफ में चौथे कार्यकाल के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये बैकग्राउंड के बारे में क्या दिया गया है ऑफिशियल साइट में। तो ऑफिशियल साइट का अगर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं बैकग्राउंड में, तो उसमें क्लॉज 1 और क्लॉज 2, आर्टिकल 341 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बारे में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। क्लॉज 1 में ये बोला गया है कि कौन सी अनुसूचित जाति को आरक्षण देना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट किससे परामर्श लेंगे? किसी भी गवर्नर से, जो भी किसी स्टेट का गवर्नर होगा उससे बात करेंगे, और कौन सी जाति को अनुसूचित जाति में डालना है या कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति में रखना है, ये डिसाइड करके ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में देते हैं। 341 क्लॉज 2 के अनुसार प्रेसिडेंट वो लिस्ट पार्लियामेंट में पेश करते हैं। अगले पैराग्राफ में दिया है कि 1978 में एक मल्टी मेंबर कमीशन बनी थी जो नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? भोला पासवान शास्त्री जी थे। भोला पासवान शास्त्री जी के अलावा 4 और मेंबर हुआ करते थे,
लेकिन इसी टाइम क्या हुआ था कि ऑफिस ऑफ कमिश्नर, मतलब कि जो एक सिंगल ऑफिसर हुआ करता था एसटी और एससी के लिए, वो अभी भी जारी था, वो अभी भी यहाँ एग्जिस्ट करते थे। क्योंकि कमीशन तो बन चुका था मल्टी मेंबर, लेकिन अभी भी एक कमिश्नर था, एक सिंगल ऑफिसर थे जो पूरे देश में एसटी और एससी के लिए कार्य कर रहे थे। उसके बाद अगले पैराग्राफ में दिया है कि 1987 में एक एडवाइजरी लेवल की बॉडी बनाई गई थी, नेशनल लेवल एडवाइजरी बॉडी बनाई गई थी, जो नए फंक्शन और नई कमीशंस के बारे में बात कर रहा था कि कमीशंस में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, जो डेवलपमेंट की बात करता था एससी और एसटी के लोगों के लिए। उसके अगले पैराग्राफ में दिया है कि 1990 में जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत स्टेट्यूटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हुआ करता था। उसमें जो एक सिंगल अधिकारी थे, सिंगल कमिश्नर थे, सिंगल ऑफिसर थे, उनका पद समाप्त कर दिया गया था और उसको समाप्त करके हाई लेवल मल्टी मेंबर कमीशन बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन थे श्री रामाधन और वाइस चेयरमैन थे श्री बेंडी ओरेन। ये चेयरमैन कब बने थे? ये चेयरमैन बने थे 1992 में, और ये वाइस चेयरमैन कब बने थे? 1992 में। कौन से अधिवेशन के तहत? 1990 के, जब एक सिंगल ऑफिसर की पोस्ट समाप्त कर दी गई थी, उसके बाद में ये मल्टी मेंबर कमीशन आया था। उसके बाद अगले पैराग्राफ में 1995 में जो नए अधिकारी आए थे, चेयरमैन थे, उनके बारे में दिया है। फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ में जो ये चेयरमैन और सब बदले गए हैं, उनके बारे में दिया है। फंक्शन ऑफ द कमीशन जो ऑफिशियल साइट में दिए गए हैं, इसमें से पहला पॉइंट जो दिया है वो फंक्शन जो दिए हैं ऑफिशियल साइट में, मतलब कि संविधान में किस आर्टिकल में ये आते हैं, ये दिया है। संविधान के 338A के क्लॉज 5 में फंक्शन ऑफ द कमीशन दिए गए हैं। कब फंक्शन क्या है इस आयोग के? तो ये इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटरिंग करना, ये सब हमने देख लिया है। इंक्वायरी ऑफ स्पेसिफिक कंप्लेंट के बारे में ये भी हमने देख लिया है। फिर एडवाइस वगैरह सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ये भी हमने देख लिया है। फोर्थ पॉइंट में दिया है कि प्रेसिडेंट को जो रिपोर्ट जाती है, उसमें ये ऊपर के जो 3 कार्य हैं, ये सारी रिपोर्ट जाती है इन्हीं की। इस तरह से हमने सारे कार्य देख लिए हैं, सारे फंक्शन देख लिए हैं कि इस बॉडी के, इस आयोग के किस तरह से फंक्शंस हैं, किस तरह से ये कार्य करती है। पावर ऑफ द कमीशन ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, पर ऑफिशियल साइट में दिया है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट दिए हैं। पहला पॉइंट दिया है कि क्लॉज 8 पावर ऑफ द कमीशन, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन ऑफिशियल साइट में क्या दिया है हम केवल वो पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है कि आर्टिकल 338A के क्लॉज 8 में ये पावर ऑफ द कमीशन दिया है। पावर क्या क्या है इसकी? पहली पावर तो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कर सकते हैं, वो सुनवाई कर सकते हैं किसी भी मैटर पर, और किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी कर सकते हैं, किसी भी एविडेंस का एफिडेविट करवा के रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एविडेंस का एफिडेविट रिसीव कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड रख सकते हैं पब्लिकली, और या फिर किसी ऑफिस का। ठीक है, इसके बाद दिया है कि वो किसी भी विटनेस या फिर डॉक्यूमेंट को भी बुला सकते हैं, और वो किसी भी मैटर पर प्रेसिडेंट से भी बात कर सकते हैं। इसके बाद कंसल्टेशन के बारे में दिया है कि आयोग कहाँ कहाँ पर कंसल्ट कर सकता है। सेंट्रल में तो वो कर ही सकते हैं, उसके अलावा स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये किस क्लॉज में आता है? ये क्लॉज 9 में आता है, आर्टिकल 338A के। संवैधानिक सुरक्षाएं जो दी गई हैं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, उनके बारे में भी इस साइड में दिया हुआ है, ऑफिशियल साइट्स पे दिया है। पहला पॉइंट है एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर एसटीज, मतलब कि संवैधानिक सुरक्षा जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दी गई है, उसके बारे में इस ऑफिशियल साइट में हमें पता चलता है। पहला पॉइंट जो दिया गया है वो है एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफगार्ड, मतलब कि शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो सुरक्षाएं दी गई हैं उनके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 29, आर्टिकल 46, आर्टिकल 350 और ये सभी आर्टिकल जो हैं एजुकेशन एंड कल्चरल सेफगार्ड से संबंधित हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लिए दिए गए हैं।
इसके बाद आता है सोशल सेफगार्ड। सोशल सेफगार्ड के लिए हमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में जानकारी मिलती है। उसके बाद इकोनॉमिकल सेफगार्ड है, जो आर्थिक सुरक्षाएं दी गई हैं, वो है आर्टिकल 244 के क्लॉज 1 में और 275 में दिया गया है। उसके बाद जो पॉलिटिकल सेफगार्ड दिए गए हैं, पॉलिटिकल सेफगार्ड क्यों दिए गए हैं, क्योंकि अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इशू कहाँ आता है, कास्ट को लेकर, कैटेगरी को लेकर, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, सभी लोग इसी के लिए तो लड़ते हैं। तो आर्टिकल 164 के क्लॉज 1, आर्टिकल 330, आर्टिकल 337, 344, आर्टिकल 371 में पॉलिटिकल सेफगार्ड दिए गए हैं। पांचवा पॉइंट जो दिया गया है वो है सर्विस सेफगार्ड। सर्विस में क्या सुरक्षा दी जानी चाहिए, वो कौन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल 16(4), 16(4)A, 164B, आर्टिकल 335 और आर्टिकल 320 का क्लॉज 40, इसमें सर्विस सेफगार्ड की बात कही गई है, जो कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दी गई है। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर एसटीज जो दिए गए हैं, संवैधानिक सुरक्षा जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए दिए गए हैं, आप उनके लिए अगर पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफिशियल साइट में सारी के सारे दिए हैं। बस आपको आर्टिकल के लिए पॉलिटी की बुक उठानी पड़ेगी, जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। ऑफिशियल साइट में एक पॉइंट और दिया गया है, सेफगार्ड्स अंडर वेरियस लॉ। कौन कौन से ऐसे लॉ हैं जिनके द्वारा अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए सुरक्षा प्रदान की गई है, तो उनकी पूरी की पूरी एक लिस्ट दी गई है। आप अगर देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल साइट पे देख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इस पर पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। हमने विकिपीडिया में भी देख लिया है, हमने अपने कुछ नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स, उसमें भी देख लिया है कि किस तरह से ये कमीशन बनी है और कार्य करती है। और हमने ऑफिशियल साइट में भी देख लिया है कि क्या क्या इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको सही नॉलेज चाहिए है तो केवल आप ऑफिशियल साइट को एक बार ओपन करके देख लीजिए। थैंक यू।